So students, we have completed solid in liquid and gas in liquid. Now it is the turn of liquid in liquid type of solution. जिस सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड हो उनको कहा जाता है वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट कंटेनिंग सॉल्यूशन। मतलब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को कहा जाएगा वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट कंटेनिंग सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है सॉलिड सब्सटेंस की कभी भी वोलेटिलिटी नहीं होती है। वोलेटाइल वर्ड हम सिर्फ लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं। तो वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट कंटेनिंग सॉल्यूशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। बच्चों ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। 11 साइंस चैप्टर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें आप पढ़ चुके हो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर उसकी डेफिनेशन है एट डिफाइनाइट टेम्परेचर सर्टेन प्रेशर is exerted by the vapor of liquid on the surface of liquid is known as vapor pressure. डिफाइनाइट टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड की वेपर उसकी सरफेस पर जो प्रेशर लगाती है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। तो डेफिनेशन आप ऐड कर देना, क्या आएगी? एट डिफाइनाइट टेम्परेचर सर्टेन प्रेशर is exerted by the vapor of liquid on the surface of liquid, it is known as vapor pressure. ओके, तो हमारा आज का क्वेश्चन उस वेपर प्रेशर पे ही है कि अगर हम दो लिक्विड को मिक्स करके कोई सॉल्यूशन बनाएं, जैसे पेट्रोल प्लस केरोसिन पीके, तो इस पीके सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। ओके, तो अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको कि derive equation for solution which shows relation between total vapor pressure and mole fraction of volatile solute and volatile solvent and explain it by plotting graph. तो बच्चों दो लिक्विड के सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले सपोज करते हैं, सपोज कंपोनेंट दो है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। सपोज कीजिए 1 नंबर पेट्रोल और 2 नंबर केरोसिन है। ओके, तो जिस सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हो उसे कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। इट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। तो सपोज इन अ बाइनरी सॉल्यूशन कंपोनेंट 1 एंड 2 आर प्रेजेंट, उनके मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे सभी लेटर्स स्मॉल में लिखने हैं, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन स्मॉल x1 स्मॉल x2 है और दोनों के वेपर प्रेशर स्मॉल p1 एंड स्मॉल p2 है। यहाँ p2 लिखना है, बराबर। सो वेपर प्रेशर इज p1 एंड p2 स्मॉल लेटर्स में। तो दोनों लिक्विड के मोल फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली x1 x2 एंड वेपर प्रेशर P1 P2 है। तो वोलेटाइल लिक्विड के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था राउट। राउट नेम साइंटिस्ट ने वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सॉल्यूशन के लिए रूल दिया था कि अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, इन अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. Okay, in a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. कहना उनका सिंपल है, वेपर प्रेशर होता है सरफेस के ऊपर और मोल फ्रैक्शन है सरफेस के अंदर। ओके, वेपर प्रेशर कहाँ होगा? लिक्विड की सरफेस के ऊपर, और मोल फ्रैक्शन किसका है? इन द सॉल्यूशन, मतलब सरफेस के अंदर। तो बहुत सिंपल रूल है, एक बार देख लें।
In a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. Clear? तो चलो हम मैथमेटिकल फॉर्म्स अप्लाई करते हैं. यहाँ पे P भी स्मॉल है और X भी स्मॉल है. याद रखना, पहले कंपोनेंट के लिए रूल अप्लाई करें तो लिख सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर P1 is proportional to mole fraction X1. Same way, partial pressure of second component P2 is proportional to mole fraction X2. So P1 is proportional to X1, P2 is proportional to X2. चलो मैथ्स आ गया. If we remove proportional sign, there comes constant. If we remove proportional sign, there comes constant. तो फॉर्मूला हो जाएगा P1 is equal to P10 into X1 and P2 is equal to P20 into X2. फिर से एक बार, P1 is equal to P10 into X1 and P2 is equal to P20 into X2. तो आपके माइंड में बच्चों क्वेश्चन ये होगा कि सर P1 और P10 में डिफरेंस क्या है. बराबर, वो डिफरेंस है शादी से पहले शादी के बाद. यहाँ पे P10 है ना, वो प्योर फॉर्म में फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है और P1 जो है शादी के बाद मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद उसका वेपर प्रेशर है P1. क्लियर? P10 is vapor pressure of first component in pure form and P1 is partial vapor pressure of first component after making solution. Okay, तो P10 को कहेंगे vapor pressure of pure component, P1 को कहेंगे partial vapor pressure. क्या कहेंगे? Partial vapor pressure. पार्शियल वर्ड हम तभी यूज कर सकते हैं जब सॉल्यूशन बन गया हो. तो P1 is equal to P10 into X1 and P2 is equal to P20 into X2. सभी टर्म्स समझा दूं. P1 is partial vapor pressure, P2 is partial vapor pressure of second component. P10 is vapor pressure of first component in pure condition. P20 is vapor pressure of component 2 in pure condition. X1 mole fraction in the solution, X2 mole fraction in the solution. तो बच्चों X1 X2 को भी ध्यान में रखना है. They are mole fraction of component in the solution. तो हमने दोनों पार्शियल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बना दिया P1 P2 का. अब हमें जाना है चैप्टर 5 11 साइंस जॉन डाल्टन्स रूल ऑफ पार्शियल प्रेशर में. सो जॉन डाल्टन्स रूल ऑफ पार्शियल प्रेशर कुछ ऐसा था. द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज एल्जेब्रिक सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैसेस. बहुत हो गया ना. जॉन डाल्टन ने कहा था कि अगर कोई रूम में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों गैसेस हैं तो पूरे रूम का टोटल प्रेशर हर एक के पार्शियल प्रेशर का टोटल होगा. बराबर. जॉन डाल्टन ने वो रूल दिया था गैसियस मिक्सचर के लिए. बराबर. लेकिन वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वेपर प्रेशर के लिए. बराबर. वो रूल किसका था? गैसेस के लिए था. लेकिन लिक्विड में गैस नहीं होता है, लिक्विड में होता है वेपर प्रेशर. ओके, तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे. तो जॉन डाल्टन्स रूल ऑफ टोटल प्रेशर कुछ ऐसा है. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर P ओवर द सॉल्यूशन फेज इन कंटेनर विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब सॉल्यूशन के ऊपर टोटल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर का टोटल होगा. The total vapor pressure over the solution is the sum of partial vapor pressure of all the components. तो हमारा सॉल्यूशन बच्चों बाइनरी है, इसलिए दो ही कंपोनेंट आएंगे. तो मैं लिख सकता हूँ स्मॉल लेटर्स में टोटल वेपर प्रेशर P total is equal to P1 plus P2.
टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, अभी अभी आपने फॉर्मूला बनाया, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1 एंड P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2। तो चलो दोनों वैल्यूज फॉर्मूला में ऐड कर देंगे, तो बनेगा P10 इंटू x1 प्लस P20 इंटू x2। तो ये एक फॉर्मूला बना टोटल वेपर प्रेशर का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल वेपर प्रेशर? P10 इंटू x1 प्लस P20 इंटू x2। तो इस फॉर्मूला को याद रखिए और इसको नंबर 1 भी दे सकते हैं। तो ये हुआ टोटल वेपर प्रेशर का फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट वन। अब मुझे दूसरा फॉर्म भी देखना है। देखो, बाइनरी सॉल्यूशन हो तो आप ऐसा कह सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी। मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो, बराबर। अब एक काम करते हैं, हमें ना यहाँ पे x1 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे। डायलॉग बॉक्स में देखिए, x1 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ तो 1 माइनस x2 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया आप देख सकते हो। यहाँ पे बच्चों जो x1 था, ये जो x1 था ना, उसकी जगह पे हमने क्या लिखा, 1 माइनस x2। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू P10 क्या आएगा, P10 माइनस x2 इंटू P10 मतलब P10 इंटू x2 प्लस पीछे है ही P20 इंटू x2। तो इस ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो हमें दो टर्म्स मिलेंगे, P10 माइनस P10 इंटू x2। क्लियर? ओके, अब आपको ये जो थर्ड टर्म मिला है उसमें पीछे वाले दोनों टर्म्स में से आप x2 कॉमन निकाल सकते हो। ओके, तो अगर मैं पीछे वाले टर्म्स में से x2 कॉमन निकालूं तो पहला टर्म वही रहेगा P10 प्लस कॉमन क्या निकाला आपने बच्चों, देख लो क्या कॉमन निकाला, x2। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे x2 कॉमन निकालते हो तो अंदर क्या बचेगा, P20 माइनस P10। अगर मैं x2 कॉमन निकालूं तो पीछे वाला टर्म पॉजिटिव है वो पहले लिखेंगे, तो क्या मिलेगा, P20 माइनस P10। क्लियर? तो पूरा फॉर्मूला हो गया, P टोटल इज इक्वल टू P10 प्लस x2 ब्रैकेट में P20 माइनस P10। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, P टोटल ओके इज इक्वल टू P10। okay, we can write here this is P10 प्लस ब्रैकेट में आएगा P20 माइनस P10 माइनस P10 इंटू x2 ओके। तो मैंने क्या है इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला बनाया है। कैसा फॉर्मूला बनाया है, यूनिवर्सल। अगर टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है तो इतना ही याद रखो, P0 प्लस ब्रैकेट में P0 माइनस P0 इंटू x। फिर से एक बार, P टोटल इज इक्वल टू P0 प्लस ब्रैकेट में P0 माइनस P0 इंटू x। फिर से एक बार, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P0 प्लस ब्रैकेट में P0 माइनस P0 इंटू x। तो आपको लगेगा सर यहाँ सफिक्स तो कोई है नहीं, तो बच्चों यहाँ पे सफिक्स कोई भी लगा सकते हो। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 2 1 2 लिखूं तो आ सकता है 1 2 1 2, दिस इज 1 2 1 2। अगर कोई बोले मुझे x2 वाला नहीं x1 वाला फॉर्मूला चाहिए तो बच्चों 2 1 2 1 कर दो, तो क्या आएगा 2 1 2 1। क्लियर? तो टोटल वेपर प्रेशर का फर्स्ट फॉर्मूला होगा बच्चों, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्मूला होगा P टोटल इज इक्वल टू P10 इंटू x1 प्लस P20 इंटू x2, फर्स्ट फॉर्मूला।
फिर दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, उसी फॉर्मूला को मैंने अच्छी तरह से लिखा है यहाँ पे। देखो P टोटल इज इक्वल टू, ये नहीं रट्टा मारो, इसको देखो ही मत, डिराइव कैसे करना है वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर डायरेक्टली भी याद रखना हो तो रख सकते हो। इतना ही लिखना है, P0 प्लस P0 माइनस P0 इंटू एक्स। बोलो मेरे साथ, P0 प्लस P0 माइनस P0 इंटू एक्स। फिर से एक बार, P0 प्लस P0 माइनस P0 इंटू एक्स। अगर x2 लेना है तो लिख लो यार 1 2 1 2, अगर x1 लेके फॉर्मूला बनाना है तो यार लिख लो 2 1 2 1। तो फिर से आप ये लास्ट वाला फॉर्मूला कभी भी रट्टा मत मारिए, याद रखना है तो ये याद रखिए। क्या याद रखोगे? P10 प्लस ब्रैकेट में P0 माइनस P0 इंटू एक्स, P0 प्लस ब्रैकेट में P0 माइनस P0 इंटू एक्स, आइदर 1 2 1 2 और 2 1 2 1। कभी कभार नंबर नहीं देते वो लोग, ए और बी लेते हैं, तो उसमें भी एप्लीकेबल है ए बी और बी ए। ये हुआ सेकंड फॉर्मूला ऑफ टोटल वेपर प्रेशर, बराबर। ओके, तो टोटल फॉर्मूला बच्चों यहाँ 2 है, लेकिन मैं 3 फॉर्मूला समझता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा? P total is equal to P10 into x1 plus P20 into x2। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला दिया है वो P total is equal to P0 प्लस ब्रैकेट में P0 माइनस P0 into x 1 2 1 2। और तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यहां हमने x1 को निकाला, x1 इज इक्वल टू क्या लिखा? 1 माइनस x2। चलो ऐसा नहीं करते हैं, इस बार x2 को निकालते हैं, तो x2 की जगह पर आएगा 1 माइनस x1। तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 के हिसाब से? तो यही फॉर्मूला लगाओ, P टोटल इज इक्वल टू P0 प्लस P0 माइनस P0 इंटू एक्स। तो 1 2 1 2 की जगह पे क्या लिखोगे? 2 1 2 1। तो ये हुआ टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। ओके, उसे हमने डिराइव किया। इस फॉर्मूला को हमने डिराइव तो किया, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दूं, इस फॉर्मूला को समझने के लिए 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसको हम बोलेंगे कंक्लूजन। फॉर्मूला पर से पहला कंक्लूजन ये निकलता है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। ओके, टोटल वेपर प्रेशर over the solution can be related to the mole fraction of any one component। आपने देखा ये जो फॉर्मूला था उसमें टोटल वेपर प्रेशर, उसमें क्या क्या आता है? P10 P20 P10 और x2। तो आपको अगर सिर्फ x2 पता है, x2, तो टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। चलो तीसरे फॉर्मूला में वहां पे होगा x1, तो सिर्फ पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो टोटल वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। इसलिए लिखा है द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। ओके, दूसरा वाला, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। ओके, समझ में आया? अगर मोल फ्रैक्शन चेंज होगा सेकंड कंपोनेंट का या फर्स्ट कंपोनेंट का, दोनों चलेगा, तो मोल फ्रैक्शन अगर चेंज होगा इट विल इफेक्ट द वैल्यू ऑफ टोटल वेपर प्रेशर। क्लियर? सो द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 और 2, दोनों लिख सकते हो। ओके, क्लियर? इसी फॉर्मूला पर से दोनों स्टेटमेंट है। तीसरा, depending on the vapor pressures of the pure components 1 and 2, total vapor pressure over the solution decrease or increase which increase the mole fraction of component 1। mole fraction of component 1। अब फॉर्मूला में देखिए, आपको P10 P20 P10 ये सब प्योर वेपर प्रेशर्स हैं। ओके,
So depending on the vapor pressure of pure components 1 and 2, total vapor pressure over the solution will decrease or increase with the increase of mole fraction of component 1 और component 2. यहाँ दोनों लिख सकते हैं क्योंकि मैंने दोनों फॉर्मूला समझाए हैं, बराबर. वो कहना ये चाहते हैं कि भाई टोटल वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर पर तो डिपेंड है ही, लेकिन फर्स्ट या सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन में चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर भी इंक्रीज डिक्रीज होता है. ओके, तो पहले क्या बोला, टोटल वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट. फिर टोटल वेपर प्रेशर ओके is directly proportional to the mole fraction of second component, या दोनों. और लास्ट में बोला है टोटल वेपर प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर के रिलेटेड तो है ही, लेकिन साथ साथ में मोल फ्रैक्शन में इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है. क्लियर? तो बच्चों ये फॉर्मूला पर से ही तीनों स्टेटमेंट आपको समझाए गए हैं. पहले में बोला है टोटल वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन, फिर बोला है टोटल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. 1 और 2 दोनों आ सकता है. उन्होंने इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखा है, यहाँ x2 है इसलिए कंपोनेंट 2 लिखा है, एक्चुअली दोनों आ सकते हैं. और लास्ट में टोटल वेपर प्रेशर इज डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर इन प्योर कंपोनेंट एज वेल एज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन चेंजेस मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, सो टोटल वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज. ओके, चलो हम पूरे थियरी को अब पढ़ेंगे, पूरी थियरी को पढ़ेंगे ग्राफ मेथड से. देखिए बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था? पहला फॉर्मूला था P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1. फर्स्ट फॉर्मूला था P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1, स्मॉल लेटर में x1 आएगा. ओके, दैट इज x1. तो वो मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूं. चलो पहले कंपोनेंट का ग्राफ इधर है, देखो यहाँ पे मैं ओरिजिन ले रहा हूं. पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है, ओके, और सामने की साइड उसका मोल फ्रैक्शन 1 है. तो यहाँ पे आप सोचिए मैं x1 0 ले लूं तो 0 इंटू P1 P10 क्या होगा, 0 इंटू P10 क्या होगा, 0 ही होगा ना. तो अगर मोल फ्रैक्शन 0 है तो वेपर प्रेशर भी 0 होगा. फिर धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता है. आप देखिए एक्स एक्सिस जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे मोल वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा ना. ओके, तो ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन. मोल फ्रैक्शन 0 से इंक्रीज होके 1 हुआ तो वेपर प्रेशर हो गया 0 से इंक्रीज होके P10. 0 से इंक्रीज होके क्या हो गया, P10. आपको बता दूं x1 0 है मतलब सॉल्यूशन में फर्स्ट कंपोनेंट है ही नहीं. x1 इज इक्वल टू 0 मीन्स सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 है ही नहीं. और x1 इज इक्वल टू 1 हो, x1 इज इक्वल टू 1 हो मतलब सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट है, दूसरा कोई नहीं है, बराबर. तो ये ग्राफ हुआ वो खुद नहीं है, वहां से लेके अकेला वो है वहां तक. तो जैसे ही मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन से. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ P1. इसका ग्राफ है P1. क्लियर? चलो दूसरे कंपोनेंट के लिए हमने बताया था, दूसरा कंपोनेंट में हमने क्या लिखा, P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2. P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट. ओके,
तो पहले ग्राफ को आप भूल जाइए, दूसरे के बारे में सोचिए। x1 इज इक्वल टू 1 था ना, मतलब सिर्फ कंपोनेंट 1 है। अगर सॉल्यूशन में सिर्फ कंपोनेंट 1 हो तो दूसरा होगा ही नहीं। तो जब x1 1 होगा तो x2 क्या होगा? 0। और जब x2 1 होगा तब x1 0 होगा, क्योंकि आपने बताया दोनों के मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। जब x1 1 है तो x2 0 होगा, जब x2 1 है तो x1 0 होगा। क्लियर? चलो यहाँ पे ग्राफ शुरू करते हैं। सेकंड लिक्विड का ग्राफ है। x2 इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। चलो मैंने x2 0 ले लिया। क्लियर? तो ये टर्म 0 लूंगा तो P2 0 कितना भी हो, आंसर P2 का क्या आएगा? 0। तो इसलिए यहाँ 0 से ग्राफ शुरू होता है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो मोल फ्रैक्शन इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। जब मोल फ्रैक्शन x2 का 1 हो गया, व्हेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट 1 हो गया, तब P2 क्या हो जाएगा? P2 0। P2 क्या हो जाएगा? P2 0। मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट 1 हो, ओके, मतलब सॉल्यूशन में सिर्फ सेकंड कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? सेकंड। तो जो कोई भी प्रेशर होगा उसका प्योर वेपर प्रेशर होगा ना। तो ये दोनों फॉर्मूलाज, उनके ग्राफ आपने देखे। पहला ग्राफ था x1 0 से x1 1 का स्ट्रेट लाइन जो इंडिकेट करता है P1। फिर x2 0 से x2 1 स्ट्रेट लाइन जो इंडिकेट करता है P2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं। अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, इफ वी मिक्सिंग दिस बोथ ऑफ द लिक्विड, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, उसका ग्राफ ये है। द ग्राफ ऑफ टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पे बच्चों, जिसको हम लिखेंगे P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखोगे यहाँ दो कंपोनेंट थे, 1 एंड सेकंड कंपोनेंट 2। आप ग्राफ से समझ सकते हो कि पहले कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दूसरे कंपोनेंट से कम है। पहले कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर दूसरे से कम है, मतलब ज्यादा वोलेटाइल कौन हुआ? सेकंड कंपोनेंट। ओके, ग्राफ से ही पता चलेगा कि पहले लिक्विड से ज्यादा वोलेटाइल कौन है? दूसरा लिक्विड। क्लियर? ओके, इतना ही नहीं, अगर मुझे पूरे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है, पूरे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है, तो उसकी रेंज मेरी आएगी, लोवेस्ट वैल्यू इज P2, लोवेस्ट वैल्यू इज P1 0 टू हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? P2 0। तो सॉल्यूशन का रेंज ऑफ वेपर प्रेशर आएगा P1 0 से लेके P2 0। So total vapor pressure ranges from P1 0 to P2 0. Clear? Okay. तो मैंने जितना समझाया उतना ही इस थियरी में आपको दिया हुआ है। ओके, तो इस थियरी में आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ओके, टिल हियर। ये दोनों चीजें आप ये पहले तैयार कर लो, फिर ही समझ में आएगी। तो एक बार ये थियरी अच्छी तरह से तैयार कर लो। पूरे चैप्टर में ये एक ही थियरी ऐसी है जिसको आपको समझना पड़ेगा और फिर आपको ज्यादा इजीली माइंड में जाएगी। इसलिए आज यहाँ पे स्टॉप रखते हैं। ये थियरी अच्छी तरह से तैयार कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में इसी थियरी को हम फिर से पढ़ेंगे रैपिडली, और बाकी का ये जो टॉपिक है उसे हम सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, so today we will stop here. We will see next lecture. Thank you.